बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इग्नेटेड कंसेप्ट में वेलकम किया जाता है। इससे पहले हमने व्हाट इज़ ऑटो कोरिलेशन, सोर्सेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन कर लिया है। ठीक है, आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, कि ऑटो कोरिलेशन अगर हमारे डेटे में आ गई है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए डिटेक्शन के मेथड के लिए हमारे पास दो टाइप के मेथड हैं। ठीक है, एक है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके हम ऑटो कोरिलेशन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड से आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में आप फर्स्ट एरर टर्म को फाइंड करेंगे, एरर टर्म को एस्टिमेट करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रेंड शो हो रहा हो, ठीक है, जब इसको ग्राफ ड्रा करें, अगर हमारे पास इसका कोई ट्रेंड रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर हम टाइम को और इधर एरर टर्म को, अगर इस तरह की शेप है, कोई प्रॉपर ट्रेंड शो नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर कोई प्रॉपर ट्रेंड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो तो हम कहेंगे कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है। ठीक है, सही है। दूसरा आप क्या करेंगे, एरर टर्म फाइंड करेंगे और एरर टर्म का लैग फाइंड करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। इनका ग्राफ जब ड्रा करेंगे, अगर कोई ट्रेंड शो नहीं हो रहा, ठीक है, इस तरह का आपके पास बन रहा है, कोई प्रॉपर आपको पता नहीं चल रहा है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई ट्रेंड हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का ट्रेंड हो, जब इनका ग्राफ ड्रा किया है तो एरर टर्म की इस तरह का ट्रेंड बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है और नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है, और अगर हमारे पास इस तरह का ट्रेंड बन रहा है, जब इन दोनों को हमने ड्रा किया है तो हमारा ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, तो हम इसमें कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हम ये दो तरह ग्राफ बना के चेक करते हैं। अगर कोई ट्रेंड शो रहा हो तो हम कहेंगे कि ऑटो कोरिलेशन मौजूद है, अगर ट्रेंड ना शो रहा हो तो हम कहेंगे ऑटो कोरिलेशन मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मेथड आ गया, इसमें हम डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं। फर्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं डर्बन-वाटसन टेस्ट। ठीक है, ये हम किस लिए यूज करते हैं, ऑटो कोरिलेशन चेक करने के लिए। डर्बन वाटसन टेस्ट। ठीक है, अब डर्बन वाटसन टेस्ट हम ऑटो कोरिलेशन के लिए डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। डर्बन वाटसन टेस्ट कौन सी ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज करते हैं, AR1। जब हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव स्कीम 1 होगी तो उस टाइम हम डर्बन वाटसन टेस्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास ऑटो कोरिलेशन की रिग्रेशन इस तरह की होगी, ET इक्वल टू रो ET -1 प्लस म्यू आई। अब ये हमारे पास लैग 1 है। ठीक है, इसको कहते हैं AR1 स्कीम। ठीक है, और दूसरा, अगर हमारे डेटे में कोई ऑब्जर्वेशन मिस होगी तो फिर भी डर्बन वाटसन टेस्ट नहीं लग सकता। ठीक है, नो
ठीक है, हमारे डेटे में कोई भी ऑब्जर्वेशन मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा, अगर हमारे डेटे में डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग है, मतलब हमारी रिग्रेशन में, तो फिर भी हमारे पास ऑटो कोरिलेशन डर्बन वास्टन टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, नो ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी लैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग होगा तो फिर भी डर्बन वाटसन टेस्ट अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब डर्बन वाटसन टेस्ट के स्टेप पढ़ रहे हैं कि डर्बन वाटसन टेस्ट में कौन से स्टेप हैं। ठीक है, डर्बन वाटसन टेस्ट में फर्स्ट स्टेप है मेथड में, फर्स्ट स्टेप के नल हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस स्टेप 1 के डर्बन वाटसन टेस्ट जब आप लगाएंगे, फर्स्ट क्या होगा, जनरेटेड द हाइपोथेसिस। ठीक है, डर्बन वाटसन टेस्ट में हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा रो इक्वल टू 0। हमने पीछे पढ़ा था रो इक्वल टू 0 होगा, क्या मतलब है, नो ऑटो कोरिलेशन, या इसका नल हाइपोथेसिस होगा नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, हमारा नल हाइपोथेसिस होगा नो ऑटो कोरिलेशन, या रो इक्वल टू 0, या हम ये भी लिख सकते हैं डी इक्वल टू 2। ठीक है, डी इक्वल टू 2 हो, इसका मतलब भी क्या है, नो ऑटो कोरिलेशन। सही है, डर्बन हमारे पास इसका नल हाइपोथेसिस होगा रो इक्वल टू 0, और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा एच एन रो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा देयर इज ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, देयर इज ऑटो कोरिलेशन। अब इसका जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इक्वल टू 0.05। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, इसका जो थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें जो हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करेंगे, डर्बन वाटसन का टेस्ट यूज करेंगे, तो इसमें हमारे पास उसका फॉर्मूला है डी इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, इधर हम t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू n और t इक्वल टू 1 n, ये हमारे पास डर्बन वाटसन टेस्ट का फार्मूला है। ठीक है, d इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 3 स्टेप है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप 4 के क्रिटिकल रीजन। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। इसका स्टेप 4 है, मोस्टली डर्बन वाटसन का एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी होता है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ ऑटो कोरिलेशन होता है, या इसमें हमारे पास ये कह सकता है ये प्रूव करो d इक्वल टू 1 माइनस रो। ठीक है, स्टेप 4 के डर्बन वाटसन टेस्ट का कैलकुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास d इक्वल टू 1 माइनस रो। ठीक है, या हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, जहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि अगर हमारे पास d की वैल्यू ये होगी तो ऑटो कोरिलेशन नहीं है, और अगर d की वैल्यू ये होगी तो ऑटो कोरिलेशन है, और अगर d की वैल्यू, वो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कहाँ पे, हमारे पास
ऑटो कोरिलेशन होगी और कहाँ पे हमारे पास ऑटो कोरिलेशन नहीं होगी। ठीक है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। अब इसमें साथ साथ हमने ये प्रूव करना है डी इक्वल टू 2 1 माइनस रो। ठीक है, अब हमें पता है वी नो डैट डी इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय समेशन ई टी का स्क्वायर। ये हमारे पास बेस में है। ठीक है, ये हमारे पास डर्बन-वाटसन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं। तो अब इसका हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास ऊपर हो जाएगा समेशन ई टी स्क्वायर, उसके बाद ई टी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 ई टी माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब हमने इधर फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमारे पास था ई टी माइनस 1, तो हमने सॉल्व किया ई टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, जब हमारे पास लार्ज सैंपल हो तो समेशन ई टी इक्वल टू समेशन ई टी स्क्वायर इक्वल टू ई टी माइनस 1 स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ई टी स्क्वायर इक्वल समेशन ई टी स्क्वायर इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब ये हमारे पास समेशन ई टी हमारे पास आ जाएगा 2 समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। उसके बाद माइनस 2 समेशन ई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ई टी स्क्वायर को दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 2 समेशन ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर माइनस 2 समेशन ई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इधर ई टी स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 2 माइनस 2 समेशन ई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में हमारे पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है? 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम बाय 2 कॉमन ले लेंगे। तो इधर हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस समेशन ई टी माइनस 1 डिवाइड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। ठीक है, अब वी नो डैट हमने पीछे पढ़ा था रो इक्वल टू समेशन ई टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय समेशन ई टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 1 माइनस रो। ठीक है, अब हमने प्रूव कर लिया डी इक्वल टू 2 1 माइनस रो। ठीक है, अब हमने ये फार्मूला प्रूव कर दिया है डी इक्वल टू 2 1 माइनस रो। ठीक है, अब हमारे पास इसकी क्रिटिकल वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? ठीक है, पहले हमने डर्बन-वाटसन का फार्मूला लिखा, उसके बाद फार्मूले का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया, उसके बाद ई टी स्क्वायर दोनों के साथ डिवाइड किया, उसके बाद उधर से ई टी स्क्वायर कट गया तो
उसके बाद रो की वैल्यू पुट की तो हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। सही। अब हमारे पास डी इक्वल टू 1 माइनस रो है। ठीक है, डी इक्वल टू 1 माइनस रो आ गया। सही। अब हमारे पास रो की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें, रो की रेंज हमारे पास -1 to 1 है। अगर हमारे पास -1 हो तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन, अगर रो की वैल्यू 1 हो तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, अगर रो की वैल्यू 0 हो तो नो ऑटो कोरिलेशन। अब इधर पुट करते हैं d इक्वल टू 1 माइनस 0, तो d इक्वल टू 2। अब जब हमारे पास d की वैल्यू 2 होगी तो उस टाइम नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब रो की जगह 1 पुट करते हैं, 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0। जब d की वैल्यू 0 होगी तो उस टाइम हमारे पास नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। और इसी तरह d इक्वल टू 1 माइनस -1। ठीक है, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। जब हमारे पास d की वैल्यू 4 होगी तो उस टाइम हमारे पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। ठीक है। अब हम इसका क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। अब डर्मन-वाटसन टेस्ट का हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। ठीक है, अब हमने उसकी रेंज फाइंड कर ली। अब इसका कैसे हमारे पास बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 to 4 अभी हमने फाइंड किया है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मिड में क्या होगा, 2। सही है। अब इस डर्मन-वाटसन टेस्ट में ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा DL। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा DU, डर्मन-वाटसन की अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू। इधर हमारे पास आएगी 4 माइनस DU और इधर हमारे पास आएगी 4 माइनस DL। ये DU और DL की वैल्यू हम डर्मन-वाटसन के टेबल से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करके दिखाया जाएगा। सही। अब ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन आ गया। अगर हमारी वैल्यू इधर लाइज करेगी कैलकुलेटेड वैल्यू तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर DL से बिलो और 4 माइनस DL से अबव होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हमारी वैल्यू इस एरिया में लाइज करेगी तो नो आइडिया। ठीक है, इररेलेवेंट रीजन। अब इस एरिया में हमें आइडिया नहीं है कि ऑटो कोरिलेशन है या नहीं है। ठीक है, इस एरिया में आएगी तो रिजेक्ट कर देंगे, इस एरिया में आएगी तो एक्सेप्ट कर देंगे, इस एरिया या इस एरिया में आएगी तो नो आइडिया, इनकंक्लूसिव रीजन। सही है। उसके बाद इसका जो 5th स्टेप है। ठीक है, अब हमने जो ऊपर फॉर्मूला लिखा था उसकी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, और डर्मन-वाटसन टेस्ट का जो लास्ट स्टेप है वो है कंक्लूजन या रिजल्ट। ठीक है, डर्मन-वाटसन टेस्ट का जो लास्ट स्टेप है कंक्लूजन हम लिखेंगे कि हमारी वैल्यू एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 6 स्टेप है। नेक्स्ट वीडियो में हम डर्मन-वाटसन से रिलेटेड एक एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।